1975 की उस रात, जब देश के अधिकतर लोग सो रहे थे, दिल्ली के सत्ता गलियारों में ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जिनका असर आने वाले कई सालों तक आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला था। रेडियो पर अचानक घोषणा हुई कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है, लेकिन आम जनता को उस समय ये समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या होगा। अगले ही कुछ घंटों में कई शहरों में पुलिस की गाड़ियां बिना आवाज किए सड़कों पर दौड़ने लगी। अधिकारियों के हाथ में पहले से तैयार लिस्टें थी और उन लिस्टों में दर्ज नामों के घरों के दरवाजे आधी रात को खटखटाए जाने लगे। कई राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्र नेता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बिना किसी शोर शराबे के उठाकर ले जाए गए। परिवार वालों को सिर्फ इतना बताया गया कि सरकारी आदेश है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनके अपने लोग किस जेल में रखे गए हैं और कब वापस आएंगे। सुबह जब अखबार लोगों के हाथ में पहुंचे तो कई जगह संपादकीय कॉलम खाली दिखाई दिए, जैसे कागज पर शब्दों की जगह खामोशी छाप दी गई हो, क्योंकि जो कुछ लिखना था उसे लिखने की अनुमति नहीं थी। कुछ अखबारों ने चुपचाप सेंसरशिप के निर्देश मान लिए, जबकि कुछ ने बिना कुछ कहे खाली जगह छोड़कर ये जताने की कोशिश की कि सच्चाई कहीं नहीं जा पा रही है। इसी दौरान देश के कई हिस्सों में अचानक परिवार नियोजन अभियान बहुत तेज कर दिया गया और कई जगह सरकारी कर्मचारियों पर लक्ष्य पूरे करने का इतना दबाव था कि लोगों को समझाकर नहीं बल्कि डर दिखाकर ऑपरेशन के लिए ले जाया जाने लगा। कहीं राशन कार्ड रोकने की बात कही गई, कहीं नौकरी या लाइसेंस से जुड़ी चेतावनी दी गई और बहुत से गरीब लोगों को पूरी जानकारी दिए बिना ही ऑपरेशन करा दिए गए। बड़े शहरों में शहरी विकास के नाम पर झुग्गी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई भी तेज हो गई। कई परिवार सुबह उठे तो देखा कि बुलडोजर उनके घरों के सामने खड़े हैं और उन्हें कुछ ही घंटों में अपना सामान समेटकर निकल जाना है। कुछ जगह विरोध हुआ तो पुलिस बल भी इस्तेमाल किया गया और हजारों लोग अचानक बिना स्थायी ठिकाने के शहर के बाहरी इलाकों में भेज दिए गए। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी माहौल बदल गया। जहां पहले राजनीतिक बहसें और आंदोलन आम बात थे, वहां अचानक सन्नाटा फैल गया, क्योंकि कई छात्र नेताओं को एहतियाती हिरासत में ले लिया गया था, जिससे बाकी छात्रों में डर बैठ गया और कैंपस की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई। आम नागरिकों के लिए यह समय अजीब था, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखाई देती थी। दुकानें खुली थी, बसें चल रही थी, दफ्तर काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को यह एहसास होने लगा था कि कुछ ऐसा बदल गया है जिसके बारे में खुलकर बात करना भी सुरक्षित नहीं है। और धीरे धीरे देश ने एक ऐसे दौर को महसूस करना शुरू किया जहां आवाजें थी, मगर उन्हें सुनने की अनुमति सीमित थी। सवाल थे मगर पूछने का साहस कम होता जा रहा था और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली कई घटनाएं उसी खामोशी के बीच घटती चली गई। आपातकाल की घोषणा होते ही सबसे पहली और सबसे सुनियोजित कार्रवाई थी मिडनाइट अरेस्ट ऑपरेशन, जिसे इतनी गोपनीयता से तैयार किया गया था कि कई स्थानीय अधिकारियों को भी पूरी जानकारी आखिरी क्षण में ही दी गई। दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, अहमदाबाद और कई अन्य शहरों में आधी रात के बाद अचानक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें निकल पड़ी। उनके पास पहले से तैयार सूचियां थी, जिनमें राजनीतिक नेताओं, छात्र संगठनों के प्रमुख लोगों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कुछ प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम दर्ज थे। इन टीमों को निर्देश दिया गया था कि कार्रवाई तेज हो, शोर कम हो और किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी होने से पहले लोगों को हिरासत में ले लिया जाए। कई घरों में दरवाजे इतनी रात को जोर से खटखटाए गए कि परिवार के लोग घबराकर उठे। कुछ जगहों पर बिना ज्यादा बातचीत किए ही लोगों को तुरंत साथ चलने के लिए कहा गया और जब परिवार वालों ने कारण पूछा तो अक्सर सिर्फ इतना जवाब मिला कि ऊपर से आदेश है। कई गिरफ्तार किए गए लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें किस कानून के तहत पकड़ा जा रहा है या कितने समय तक हिरासत में रखा जाएगा। कुछ शहरों में तो हालात ऐसे थे कि सुबह होते होते स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां लगभग रुक गई, क्योंकि जिन लोगों की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती थी वे अचानक गायब हो चुके थे। परिवारों के लिए सबसे कठिन समय वो था
जब उन्हें कई दिनों तक ये भी पता नहीं चलता था कि उनके अपने किस जेल में हैं। कुछ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की जेलों में भेज दिए गए ताकि उनके समर्थकों के लिए संपर्क करना और मुश्किल हो जाए। कई पुराने पत्रकारों ने बाद में लिखा कि उस दौर की सबसे गहरी याद सड़कों की असामान्य खामोशी थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि रातों रात बहुत कुछ बदल चुका है और लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि अब सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि समय भी ऐसा है जिसमें बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। आपातकाल लागू होने के तुरंत बाद सबसे तेजी से जिस क्षेत्र पर असर दिखाई दिया वो था अखबारों और समाचार एजेंसियों का संसार। उस समय देश में टीवी का प्रभाव बहुत सीमित था और रेडियो तथा अखबार ही आम जनता तक सूचना पहुंचाने के मुख्य माध्यम थे। इसलिए सरकार जानती थी कि अगर सूचना के प्रवाह को नियंत्रित कर लिया जाए तो जनता तक पहुंचने वाली कहानी भी नियंत्रित की जा सकती है। इसी कारण कुछ ही दिनों के भीतर प्रीसेंसरशिप की व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका मतलब था कि अखबार में छपने वाली हर महत्वपूर्ण खबर, संपादकीय लेख, कार्टून और यहां तक कि कई बार छोटे कॉलम भी पहले सरकारी सेंसर अधिकारी को दिखाने पड़ते थे। कई बड़े अखबारों के दफ्तरों में रात के समय सरकारी प्रतिनिधि बैठने लगे, जो अंतिम प्रूफ देखने के बाद ही छपाई की अनुमति देते थे। पत्रकारों के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था, क्योंकि पहली बार उन्हें यह महसूस हुआ कि वे जो लिखना चाहते हैं और जो छाप सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें बन चुकी हैं। इसी माहौल में कुछ संपादकों ने एक शांत लेकिन प्रभावशाली तरीका चुना, जिसे बाद में न्यूज़पेपर ब्लैंक स्पेस इंसिडेंट के नाम से याद किया गया। जब सेंसर अधिकारियों ने कुछ खबरों या विचारों को छापने की अनुमति नहीं दी, तो कुछ अखबारों ने उन जगहों को किसी दूसरी खबर से भरने के बजाय खाली छोड़ दिया। सुबह जब पाठकों ने अखबार खोला तो उन्होंने देखा कि जहां रोज संपादकीय लिखा होता था, वहां सिर्फ सफेद खाली जगह दिखाई दे रही है, जैसे किसी ने जानबूझकर शब्दों को मिटा दिया हो। कई पाठकों के लिए यह दृश्य चौंकाने वाला था, क्योंकि बिना कुछ कहे भी ये खाली स्थान बहुत कुछ कह रहा था। यह संकेत था कि जो बात यहां होनी चाहिए थी, उसे लिखने की अनुमति नहीं मिली। कुछ शहरों में लोगों ने आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी कि आखिर ऐसा क्या है जिसे अखबार खुलकर नहीं लिख पा रहे हैं, और धीरे धीरे ये खाली जगह खुद एक खबर बन गई। हालांकि ये विरोध ज्यादा समय तक जारी नहीं रह सका। जल्द ही अधिकारियों ने साफ निर्देश जारी कर दिए कि अखबारों में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, और यदि कोई सामग्री हटाई जाती है तो उसकी जगह दूसरी स्वीकृत सामग्री छापनी होगी। इसके बाद कई अखबारों ने मजबूरी में सरकारी प्रेस रिलीज, विकास योजनाओं की खबरें या सामान्य फीचर लेख उन स्थानों पर छापने शुरू कर दिए जहां पहले स्वतंत्र संपादकीय या आलोचनात्मक लेख होते थे। कई पुराने पत्रकारों ने बाद में याद किया कि उस दौर में खबर लिखने की प्रक्रिया बदल गई थी। पहले वे सोचते थे कि पाठकों तक सच्चाई कैसे पहुंचाई जाए, लेकिन अब उन्हें हर वाक्य लिखने से पहले यह सोचना पड़ता था कि क्या यह वाक्य सेंसर से पास हो पाएगा या नहीं। कुछ रिपोर्टरों ने निजी डायरी में वे खबरें लिखकर रखीं जिन्हें वे उस समय छाप नहीं सके, ताकि भविष्य में जब माहौल बदले तो वे सच सामने ला सकें। धीरे धीरे पाठकों ने भी अखबार पढ़ने का अपना तरीका बदल लिया। लोग सिर्फ ये नहीं देखते थे कि क्या छपा है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करते थे कि क्या नहीं छपा है। संपादकीय के शब्दों के बीच छिपे संकेत, अचानक गायब हुई खबरें और सरकारी भाषा में लिखे गए लंबे लेख, ये सब पाठकों को ये महसूस कराने लगे कि सूचना का प्रवाह अब पहले जैसा स्वतंत्र नहीं रहा। कई लोगों के लिए उस समय का सबसे यादगार दृश्य वही सफेद खाली स्थान था, जिसने बिना आवाज उठाए ये दिखा दिया कि कभी कभी खामोशी भी विरोध का सबसे ताकतवर रूप बन जाती है। आपातकाल के दौरान जिस अभियान ने सबसे ज्यादा विवाद और डर का माहौल पैदा किया, वो था परिवार नियोजन के नाम पर चलाया गया तेजी से बढ़ता नसबंदी अभियान। आधिकारिक तौर पर इसे देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के एक आवश्यक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन जमीन पर इसकी वास्तविकता
कई जगह बिल्कुल अलग दिखाई देने लगी। प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों को ऊपर से निश्चित लक्ष्य दिए गए थे कि उन्हें कितने लोगों की नसबंदी करवानी है, और इन लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव इतना ज्यादा था कि कई जगह ये अभियान समझाने और सहमति से आगे बढ़ने के बजाय दबाव और डर के माध्यम से चलने लगा। कुछ इलाकों में लोगों को बताया गया कि यदि वे ऑपरेशन नहीं करवाते तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। कहीं राशन कार्ड रोकने की बात कही गई, कहीं ऑटो या दुकान के लाइसेंस से जुड़ी चेतावनियां दी गई, और कई गरीब मजदूरों को ये कहकर शिविरों तक ले जाया गया कि ये एक जरूरी सरकारी प्रक्रिया है जिसे टालना मुश्किल होगा। कई शहरों और कस्बों में अचानक अस्थायी नसबंदी शिविर लगाए गए, जहां एक ही दिन में बड़ी संख्या में ऑपरेशन किए जाने लगे। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर भी संख्या बढ़ाने का दबाव था, जिससे कई बार सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी और व्यवस्थाएं जल्दबाजी में की जाती थी। कुछ जगहों से ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहां लोगों को पूरी जानकारी दिए बिना या सही परामर्श के बिना ही ऑपरेशन करा दिया गया, जिससे बाद में कई परिवारों में नाराजगी और डर दोनों फैल गए। ग्रामीण इलाकों में अफवाहें तेजी से फैलने लगी। लोग एक दूसरे को चेतावनी देने लगे कि सरकारी गाड़ियां गांव में आई हैं, तो सावधान रहो। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहां चले जाते थे ताकि उनका नाम सूची में न आए। कई बुजुर्गों ने बाद में याद किया कि उस समय कई परिवार शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें जबरन शिविर तक न ले जाया जाए। इस पूरे अभियान का असर सिर्फ स्वास्थ्य कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सरकार और आम लोगों के बीच भरोसे पर भी असर डाला। जिन योजनाओं को पहले लोग सामान्य सरकारी कार्यक्रम मानते थे, उनके प्रति भी संदेह बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि कहीं इसके पीछे कोई दबाव या छिपी हुई शर्त न हो। आपातकाल समाप्त होने के बाद जब इन घटनाओं पर खुलकर चर्चा शुरू हुई, तब कई जगहों से ऐसे अनुभव सामने आए जिनमें लोगों ने बताया कि उन्होंने उस दौर को सिर्फ एक सरकारी नीति के रूप में नहीं, बल्कि डर और अनिश्चितता के समय के रूप में महसूस किया था, जब यह समझना मुश्किल हो गया था कि कौन सा निर्णय वास्तव में विकल्प है और कौन सा दबाव में लिया गया फैसला। आपातकाल के दौरान शहरी विकास और शहरों को व्यवस्थित बनाने के नाम पर कई बड़े शहरों में झुग्गी बस्ती हटाने के अभियान अचानक तेज कर दिए गए। कागजों पर इन अभियानों का उद्देश्य शहरों की भीड़ कम करना, सड़कों को चौड़ा करना और स्वच्छता सुधारना बताया गया, लेकिन जमीन पर रहने वाले हजारों गरीब परिवारों के लिए ये अचानक शुरू हुई ऐसी कार्रवाई थी जिसके बारे में उन्हें पहले से लगभग कोई जानकारी नहीं दी गई। कई जगह लोगों ने सुबह उठकर देखा कि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल के साथ बुलडोजर उनकी बस्तियों के बाहर खड़े हैं और उन्हें कुछ ही घंटों में अपना सामान समेटकर निकलने के लिए कहा जा रहा है। जिन घरों को बनाने में लोगों ने वर्षों की कमाई लगा दी थी, वे कुछ ही मिनटों में मलबे में बदलने लगे, और कई परिवारों को यह भी पता नहीं था कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। दिल्ली, मुंबई और कुछ अन्य शहरों में इस तरह की कार्रवाइयां सबसे ज्यादा चर्चा में रही। कुछ इलाकों में प्रशासन ने लोगों को शहर के बाहरी हिस्सों में बसाने का वादा किया, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, स्कूल या अस्पताल अक्सर तुरंत उपलब्ध नहीं थी। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अचानक अस्त व्यस्त हो गई। जो लोग पहले अपने काम के पास रहते थे, उन्हें अब कई किलोमीटर दूर से रोजाना शहर आना जाना पड़ता था, जिससे उनकी आमदनी और जीवन दोनों प्रभावित हुए। कई परिवारों ने बाद में याद किया कि उस समय सबसे बड़ा डर सिर्फ घर टूटने का नहीं था, बल्कि ये अनिश्चितता थी कि अगले दिन रहने के लिए सुरक्षित जगह मिलेगी या नहीं। कुछ स्थानों पर जब लोगों ने विरोध करने की कोशिश की तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन का कहना था कि ये सब नियोजित विकास का हिस्सा है, जबकि प्रभावित लोग इसे अचानक लिया गया ऐसा फैसला मान रहे थे जिसमें उनकी राय या सहमति शामिल ही नहीं थी। धीरे धीरे इन घटनाओं की खबरें दूसरे इलाकों तक पहुंची और कई बस्तियों में रहने वाले लोग पहले से ही चिंतित रहने लगे
कि कहीं अगली बारी उनके इलाके की न हो। आपातकाल समाप्त होने के बाद जब इन कार्रवाइयों पर चर्चा खुलकर होने लगी, तब कई रिपोर्टों और व्यक्तिगत अनुभवों ने दिखाया कि उस दौर में शहरों के विकास की नीतियों का असर सिर्फ नक्शों और योजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने हजारों परिवारों के जीवन की दिशा अचानक बदल दी थी। और कई लोगों के लिए विकास शब्द उस समय एक ऐसे अनुभव से जुड़ गया जिसे वे लंबे समय तक भूल नहीं सके। आपातकाल लागू होने के बाद सबसे तेज बदलाव जिन जगहों पर महसूस हुआ, उनमें विश्वविद्यालय और कॉलेज भी शामिल थे। 1970 के दशक की शुरुआत में देश के कई विश्वविद्यालय राजनीतिक बहसों, छात्र आंदोलनों और खुली चर्चाओं के लिए जाने जाते थे। लेकिन आपातकाल की घोषणा के बाद अचानक माहौल बदल गया। प्रशासन को यह आशंका थी कि यदि छात्र संगठन सक्रिय रहे तो विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल सकते हैं। इसलिए कई कैंपसों में छात्र नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की गई और कुछ को एहतियाती हिरासत में ले लिया गया ताकि संभावित विरोध शुरू होने से पहले ही उसे रोका जा सके। कई जगह छात्रावासों में रात के समय पुलिस पहुंची और जिन छात्रों के नाम सूची में थे उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया, जिससे बाकी छात्रों के बीच डर का माहौल फैल गया। कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघों की गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई, चुनाव टाल दिए गए और कैंपस के भीतर सभाएं या बड़े समूह में बैठकों पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसा माहौल बन गया। जहां पहले नोटिस बोर्डों पर राजनीतिक पोस्टर और बहसों की घोषणाएं लगी रहती थी, वहां धीरे धीरे सिर्फ शैक्षणिक सूचनाएं दिखाई देने लगी। कुछ शिक्षकों ने भी बाद में बताया कि उस समय कक्षाओं के बाहर होने वाली चर्चाएं कम हो गई थी, क्योंकि छात्रों को डर था कि कहीं उनकी बातों को गलत तरीके से रिपोर्ट न कर दिया जाए। कई छात्र नेताओं के लिए यह समय ऐसा था जब उनकी पढ़ाई अचानक रुक गई, क्योंकि वे महीनों तक हिरासत में रहे या उन्हें अपने शहर लौटना पड़ा। इसके बावजूद कुछ जगहों पर छात्रों ने छोटे और शांत तरीकों से अपनी असहमति जताने की कोशिश की। कहीं कक्षाओं के बाद छोटे समूह में चर्चा होती थी, कहीं नोट्स या पर्चियों के माध्यम से विचार साझा किए जाते थे, लेकिन ये सब बहुत सावधानी से किया जाता था। उस दौर को याद करने वाले कई पूर्व छात्रों ने बाद में कहा कि कैंपस का सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ गतिविधियों का रुकना नहीं था, बल्कि वो अदृश्य डर था जिसने खुलकर बोलने की आदत को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया था। आपातकाल समाप्त होने और चुनावों की घोषणा के बाद जब धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौटने लगी, तब कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघों की गतिविधियां फिर से शुरू हुई और लंबे समय तक दबा रहा राजनीतिक और सामाजिक संवाद अचानक फिर से तेज हो गया, जैसे कैंपस अपनी पुरानी आवाज वापस पाने की कोशिश कर रहा हो। आपातकाल के दौरान सरकार की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये थी कि यदि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चल रहे छात्र आंदोलन सक्रिय रहे तो विरोध की आवाजें बहुत तेजी से पूरे देश में फैल सकती है, क्योंकि उस समय छात्र राजनीति, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों से गहराई से जुड़ी हुई थी। इसी कारण कई राज्यों में प्रशासन ने सबसे पहले छात्र संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की और प्रमुख छात्र नेताओं की सूचियां तैयार की गई। कई विश्वविद्यालयों में अचानक रात के समय छात्रावासों पर पुलिस पहुंची और कुछ छात्रों को पूछताछ या एहतियाती हिरासत के नाम पर ले जाया गया, जिससे बाकी छात्रों के बीच एक गहरा डर फैल गया। छात्र संघों के चुनाव कई जगह स्थगित कर दिए गए, बड़े समूह में सभाएं और राजनीतिक बैठकों को अनौपचारिक रूप से हतोत्साहित किया जाने लगा और कैंपसों में पहले दिखाई देने वाले पोस्टर, नारे और बहसें धीरे धीरे गायब होने लगी। कई शिक्षकों ने बाद में बताया कि कक्षाओं के बाहर होने वाली खुली चर्चाएं कम हो गई थी, क्योंकि छात्रों को ये चिंता रहती थी कि कहीं उनकी बातों को गलत तरीके से रिपोर्ट न कर दिया जाए। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक निर्देशों के कारण छात्र संगठनों के कमरों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े नोटिस बोर्ड खाली रहने लगे। जिन छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया था, उनकी पढ़ाई अक्सर महीनों तक प्रभावित हुई और कई लोगों को अपने घर लौटना पड़ा, जिससे कैंपस की सक्रियता अचानक कम हो गई। इसके बावजूद
कुछ छात्रों ने छोटे छोटे समूह में चर्चा जारी रखने की कोशिश की। वे पुस्तकालयों या हॉस्टल के कमरों में सीमित दायरे में मिलते नोट्स या पर्चियों के माध्यम से विचार साझा करते और सावधानी से ये सुनिश्चित करते कि उनकी गतिविधियां ज्यादा ध्यान आकर्षित न करें। उस समय के कई पूर्व छात्रों ने बाद में कहा कि कैंपस का सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों का रुकना नहीं था, बल्कि वो अदृश्य सन्नाटा था जिसमें लोग बोलने से पहले कई बार सोचने लगे थे। जब आपातकाल समाप्त हुआ और सामान्य राजनीतिक गतिविधियां फिर से शुरू हुई, तब कई विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति अचानक फिर सक्रिय हो गई, जैसे लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा एक साथ बाहर आ रही हो। छात्र संघों के चुनाव दोबारा होने लगे, बहसें और आंदोलन फिर दिखाई देने लगे, और उस दौर को याद करने वाले कई लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते, बल्कि समाज की विचारधारा और भविष्य के नेतृत्व को आकार देने वाले महत्वपूर्ण मंच भी होते हैं। आपातकाल लागू होने के बाद सबसे तेज बदलाव जिन जगहों पर महसूस हुआ, उनमें विश्वविद्यालय और कॉलेज भी शामिल थे। 1970 के दशक की शुरुआत में देश के कई विश्वविद्यालय राजनीतिक बहसों, छात्र आंदोलनों और खुली चर्चाओं के लिए जाने जाते थे। लेकिन आपातकाल की घोषणा के बाद अचानक माहौल बदल गया। प्रशासन को यह आशंका थी कि यदि छात्र संगठन सक्रिय रहे तो विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल सकते हैं। इसलिए कई कैंपसों में छात्र नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की गई और कुछ को एहतियाती हिरासत में ले लिया गया, ताकि संभावित विरोध शुरू होने से पहले ही उसे रोका जा सके। कई जगह छात्रावासों में रात के समय पुलिस पहुंची और जिन छात्रों के नाम सूची में थे उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया, जिससे बाकी छात्रों के बीच डर का माहौल फैल गया। कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघों की गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी गई, चुनाव टाल दिए गए और कैंपस के भीतर सभाएं या बड़े समूह में बैठकों पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसा माहौल बन गया। जहां पहले नोटिस बोर्डों पर राजनीतिक पोस्टर और बहसों की घोषणाएं लगी रहती थी, वहां धीरे धीरे सिर्फ शैक्षणिक सूचनाएं दिखाई देने लगी। कुछ शिक्षकों ने भी बाद में बताया कि उस समय कक्षाओं के बाहर होने वाली चर्चाएं कम हो गई थी, क्योंकि छात्रों को डर था कि कहीं उनकी बातों को गलत तरीके से रिपोर्ट न कर दिया जाए। कई छात्र नेताओं के लिए यह समय ऐसा था जब उनकी पढ़ाई अचानक रुक गई, क्योंकि वे महीनों तक हिरासत में रहे या उन्हें अपने शहर लौटना पड़ा। इसके बावजूद कुछ जगहों पर छात्रों ने छोटे और शांत तरीकों से अपनी असहमति जताने की कोशिश की। कहीं कक्षाओं के बाद छोटे समूह में चर्चा होती थी, कहीं नोट्स या पर्चियों के माध्यम से विचार साझा किए जाते थे, लेकिन ये सब बहुत सावधानी से किया जाता था। उस दौर को याद करने वाले कई पूर्व छात्रों ने बाद में कहा कि कैंपस का सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ गतिविधियों का रुकना नहीं था, बल्कि वो अदृश्य डर था जिसने खुलकर बोलने की आदत को कुछ समय के लिए धीमा कर दिया था। आपातकाल समाप्त होने और चुनावों की घोषणा के बाद जब धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौटने लगी, तब कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघों की गतिविधियां फिर से शुरू हुई और लंबे समय तक दबा रहा राजनीतिक और सामाजिक संवाद अचानक फिर से तेज हो गया, जैसे कैंपस अपनी पुरानी आवाज वापस पाने की कोशिश कर रहा हो। जब आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं, छात्र कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो देश की कई जेलें अचानक भरने लगी। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें यह भी नहीं बताया गया था कि उन्हें कितने समय तक जेल में रहना होगा। शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि परिवारों को यह तक पता नहीं होता था कि उनके अपने किस जेल में रखे गए हैं, क्योंकि कई बंदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की जेलों में भेज दिया गया था ताकि स्थानीय स्तर पर विरोध या संपर्क कम किया जा सके। जेल के अंदर जीवन अचानक पूरी तरह बदल गया था। जो लोग कल तक सार्वजनिक सभाओं में भाषण दे रहे थे या अखबारों में लिख रहे थे, वे अब सीमित जगहों में बंद थे, जहां उनका दिन एक तय दिनचर्या के अनुसार गुजरता था।
कई बंदियों ने बाद में अपने अनुभवों में बताया कि जेल के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक ही बैरक में रहने लगे, जिससे अजीब सी परिस्थितियां बनती थी। जो नेता बाहर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी थे, वे अब घंटों साथ बैठकर चर्चा करते थे, किताबें पढ़ते थे और देश की भविष्य की राजनीति पर बहस करते थे। कुछ जेलों में बंदियों को पढ़ने लिखने की अनुमति थी, इसलिए कई लोगों ने उस समय को किताबें पढ़ने, डायरी लिखने और भविष्य की योजनाएं बनाने में बिताया, जबकि कुछ जगहों पर सुविधाएं सीमित थी और बंदियों को ज्यादा समय खाली बैठकर ही गुजारना पड़ता था। सबसे कठिन बात यह थी कि कई लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी रिहाई कब होगी, क्योंकि हिरासत अक्सर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत थी, जिसमें मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया तुरंत लागू नहीं होती थी। परिवारों के लिए भी ये समय आसान नहीं था। मुलाकात के दिन सीमित होते थे और कई बार लंबी दूरी तय करके आने के बाद भी परिवार को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही मिलने दिया जाता था। कई बंदियों ने बाद में याद किया कि जेल के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की होती थी कि देश के बाहर क्या हो रहा है, जनता की प्रतिक्रिया क्या है और ये स्थिति कब तक चलेगी। जब 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और धीरे धीरे बंदियों की रिहाई शुरू हुई, तब कई लोगों ने जेल से बाहर निकलते समय ये महसूस किया कि वे सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर के गवाह बनकर बाहर आ रहे हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा को लंबे समय तक प्रभावित किया। आपातकाल के दौरान आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी बाहर से देखने पर सामान्य लगती थी। दुकानें खुलती थी, बसें चलती थी, दफ्तरों में काम होता था, लेकिन लोगों के व्यवहार और सोच में धीरे धीरे एक अदृश्य बदलाव महसूस होने लगा था। सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि लोग सार्वजनिक जगहों पर राजनीतिक चर्चा करने से बचने लगे। चाय की दुकानों, बस स्टैंडों और कॉलेज कैंपसों में जहां पहले सरकार की नीतियों पर खुलकर बहस होती थी, वहां अब लोग धीरे धीरे विषय बदल देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई अनजान व्यक्ति उनकी बात सुनकर रिपोर्ट न कर दे। कई परिवारों में माता पिता अपने बच्चों को समझाने लगे थे कि बाहर ज्यादा राजनीतिक बातें न करें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। अखबारों और रेडियो से मिलने वाली खबरों का स्वर भी बदल गया था, जिससे लोगों को महसूस होने लगा कि जो जानकारी उन्हें मिल रही है वो पूरी तस्वीर नहीं दिखा रही। इसलिए कई लोग आपस में सुनी सुनाई खबरों और अफवाहों के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिश करते थे। किसी इलाके में अचानक हुई गिरफ्तारियों या किसी बस्ती में चल रही कार्रवाई की खबरें अक्सर आधिकारिक माध्यमों से नहीं बल्कि लोगों की बातचीत के जरिए फैलती थी। इस माहौल ने लोगों के अंदर एक तरह की सावधानी और चुप्पी पैदा कर दी थी। वे अपना काम करते थे, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाते थे, लेकिन ये एहसास हमेशा बना रहता था कि समय सामान्य नहीं है। सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और सख्ती बढ़ने की भी चर्चा होती थी। कुछ जगहों पर अधिकारियों की समयपालन और काम की गति बेहतर होने की बात कही गई, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को यह भी महसूस होता था कि शिकायत करने या खुलकर विरोध दर्ज कराने की जगह कम हो गई है। जिन परिवारों के किसी सदस्य को हिरासत में लिया गया था, उनके लिए यह दौर और भी कठिन था, क्योंकि वे नियमित रूप से अदालतों या प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगाते थे और अनिश्चितता में इंतजार करते थे कि स्थिति कब बदलेगी। धीरे धीरे ये पूरा दौर लोगों की यादों में एक ऐसे समय के रूप में दर्ज होने लगा जब जिंदगी चल तो रही थी, लेकिन एक अनकही सावधानी हर जगह मौजूद थी। बात करने से पहले सोचने की आदत, अनजान लोगों के सामने चुप रहने की प्रवृत्ति और ये उम्मीद कि कभी न कभी हालात फिर से सामान्य होंगे। जब 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और आपातकाल समाप्त हुआ, तब कई लोगों ने बाद में कहा कि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्वतंत्रता का अर्थ कितना गहरा होता है। सिर्फ वोट देने का अधिकार ही नहीं, बल्कि बिना डर के अपनी बात कह पाने का एहसास भी। आपातकाल के दौरान भारत की घटनाओं पर दुनिया की नजर भी बनी हुई थी, क्योंकि उस समय भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखा जाता था
और अचानक लागू हुए आपातकाल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं ने शुरू में इसे भारत का आंतरिक राजनीतिक निर्णय बताते हुए सतर्क भाषा में रिपोर्टिंग की। लेकिन जैसे जैसे विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों, प्रेस सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगे प्रतिबंधों की खबरें बाहर आने लगी, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज होने लगी। लंदन, न्यूयॉर्क और अन्य बड़े मीडिया केंद्रों के कुछ प्रमुख अखबारों ने लेख प्रकाशित किए जिनमें यह सवाल उठाया गया कि जिस देश को लंबे समय से लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण माना जाता था, वहां अचानक इतनी कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था क्यों लागू करनी पड़ी। हालांकि उस समय भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति यह थी कि ये कदम देश की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए सार्वजनिक रूप से ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज भी किया। फिर भी कई मानवाधिकार संगठनों और कुछ विदेशी पत्रकारों ने रिपोर्टों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि राजनीतिक बंदियों की संख्या बढ़ रही है और प्रेस पर नियंत्रण कड़ा किया गया है। चूंकि उस समय सूचना का वैश्विक प्रवाह आज जितना तेज नहीं था, इसलिए कई खबरें धीरे धीरे बाहर पहुंचती थी। कुछ विदेशी पत्रकारों ने भारत के भीतर रहकर स्थिति को समझने की कोशिश की, जबकि कुछ रिपोर्टें विदेशों में रहने वाले भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से सामने आईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया भर में ये चर्चा होने लगी कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इस दौर से कैसे प्रभावित होगा और आगे क्या स्थिति बनेगी। जब 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और आपातकाल समाप्त हुआ, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ के रूप में देखा, और कई विश्लेषणों में ये लिखा गया कि इतने बड़े देश में चुनावों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होना इस बात का संकेत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अभी भी मजबूत है। इस पूरे दौर को दुनिया ने सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे समय के रूप में देखा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की परीक्षा हुई, और उसके बाद की घटनाओं ने यह दिखाया कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। आपातकाल समाप्त होने और 1977 में चुनाव घोषित होने के बाद भारतीय राजनीति में ऐसे बदलाव देखने को मिले जिन्होंने आने वाले दशकों की दिशा तय कर दी। जब चुनाव परिणाम सामने आए तो पहली बार केंद्र स्तर पर एक गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मतदाता परिस्थितियां बदलने की शक्ति रखते हैं और लंबे समय से स्थापित राजनीतिक ढांचा भी चुनौती से बाहर नहीं है। इस परिणाम ने राजनीतिक दलों को ये एहसास कराया कि जनता की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित करने वाली वास्तविक ताकत भी है। कई विपक्षी दल, जो पहले अलग अलग विचारधाराओं में बंटे हुए थे, एक साझा मंच पर आए और गठबंधन राजनीति की शुरुआत मजबूत हुई, जिससे आगे के वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों में गठबंधन सरकारों का दौर धीरे धीरे सामान्य होता चला गया। आपातकाल के अनुभव ने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर भी नई बहस शुरू कर दी। संसद में कई संशोधनों और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हुई ताकि भविष्य में नागरिक अधिकारों पर अचानक व्यापक प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया को और स्पष्ट तथा सीमित बनाया जा सके। मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक संगठनों के भीतर भी ये भावना मजबूत हुई कि संस्थागत स्वतंत्रता को बनाए रखना कितना आवश्यक है, और आने वाले वर्षों में प्रेस की स्वतंत्रता तथा न्यायपालिका की स्वायत्तता जैसे विषय राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रहने लगे। कई नए नेता, जो उस दौर में छात्र आंदोलन या विपक्षी राजनीति के हिस्से थे, बाद के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उभरे, जिससे नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने आई और राजनीतिक विमर्श का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। आम जनता के स्तर पर भी एक मानसिक बदलाव देखा गया। लोगों के बीच ये जागरूकता बढ़ी कि चुनाव और नागरिक अधिकार सिर्फ औपचारिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि सरकार की दिशा तय करने का वास्तविक माध्यम है। इसलिए 1977 के बाद होने वाले चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी और राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल के बाद का ये दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसने सत्ता, जनता और संस्थाओं के बीच संतुलन की अहमियत को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट कर दिया। कल्पना कीजिए कि अगर 1977 में चुनाव घोषित न किए जाते और आपातकाल कई वर्षों तक जारी रहता, तो भारत का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा शायद धीरे धीरे अलग दिशा में बढ़ने लगता। सबसे पहले असर राजनीति पर दिखाई देता, जहां विपक्षी दल लंबे समय तक संगठित रूप से सक्रिय नहीं रह पाते और नई राजनीतिक पीढ़ी को उभरने के अवसर बहुत सीमित मिलते। धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बन सकती थी जिसमें चुनाव तो होते, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा पहले जैसी खुली और जीवंत नहीं रहती, क्योंकि सक्रिय विरोध और बड़े स्तर के आंदोलनों की संभावना कम हो जाती। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वरूप औपचारिक तो रहता, लेकिन उसकी ऊर्जा और बहस की परंपरा कमजोर पड़ सकती थी। मीडिया का स्वरूप भी अलग हो सकता था। यदि लंबे समय तक सेंसरशिप जैसी व्यवस्थाएं जारी रहती, तो अखबारों और पत्रकारिता की शैली धीरे धीरे ऐसी बन सकती थी जहां सरकारी घोषणाएं और आधिकारिक खबरें ही प्रमुख स्थान लेती, जबकि खोजी पत्रकारिता और आलोचनात्मक लेखन सीमित होता जाता। समय के साथ नई पीढ़ी के पत्रकार उसी वातावरण में प्रशिक्षित होते, जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग की परंपरा कमजोर हो सकती थी और सूचना का प्रवाह अधिक नियंत्रित रूप ले सकता था। इससे आम जनता की राजनीतिक जानकारी और सार्वजनिक बहस की गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती। समाज के स्तर पर भी असर धीरे धीरे दिखाई देता। जब किसी देश में लंबे समय तक लोग सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने में सावधानी बरतते हैं, तो धीरे धीरे ये आदत सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन सकती है। विश्वविद्यालयों, छात्र संगठनों और नागरिक मंचों की गतिविधियां सीमित रहती तो नई पीढ़ी के भीतर राजनीतिक भागीदारी की भावना कम हो सकती थी और समाज में खुली बहस की जगह धीरे धीरे कम होती जाती। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में सख्ती और केंद्रीकरण बढ़ सकता था, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज तो दिखाई देती, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी कम हो जाती। हालांकि इतिहास में यह भी देखा गया है कि किसी भी समाज में लंबे समय तक दबाव की स्थिति रहने पर एक समय के बाद बदलाव की मांग और अधिक तेज होकर सामने आती है। इसलिए यह भी संभव था कि यदि आपातकाल बहुत लंबा चलता, तो किसी चरण पर व्यापक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन फिर से उभरते और व्यवस्था को बदलने की दिशा में बड़ा दबाव बनाते। इस तरह वैकल्पिक इतिहास की इस कल्पना में भारत का लोकतांत्रिक ढांचा शायद अलग रूप लेता, लेकिन यह भी उतना ही संभव है कि अंततः जनता की भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता ही भविष्य की दिशा तय करती, जैसा कि बाद में वास्तविक इतिहास में देखने को मिला। और इस तरह 1975 से 1977 तक का वह दौर केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि करोड़ों साधारण लोगों की यादों में दर्ज एक ऐसा समय बन गया जिसने उन्हें ये महसूस कराया कि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ सीमाओं की रक्षा या संविधान की किताबों में लिखे अधिकार नहीं होते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बिना डर के बोल पाने, सवाल पूछ पाने और अपनी राय व्यक्त कर पाने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उस समय कई लोगों ने पहली बार महसूस किया कि जब आवाजों पर पहरा लग जाता है तो खामोशी कितनी भारी हो जाती है। चाय की दुकानों पर धीमी आवाज में होने वाली बातें, अखबार पढ़ते समय लोगों की सतर्क नजरें और परिवारों के भीतर बच्चों को दी जाने वाली ये सलाह कि बाहर ज्यादा चर्चा मत करना, ये सब उस दौर के अनकहे संकेत बन गए थे। लेकिन इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यही है कि वो हमेशा स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, चुनावों की घोषणा हुई और जब लोग मतदान केंद्रों की कतारों में खड़े हुए तो वो सिर्फ एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि कई लोगों के लिए ये वो क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी एक छोटी सी मुहर भी देश की दिशा बदल सकती है। जिन लोगों ने उस दौर को करीब से देखा था, उन्होंने बाद में अक्सर कहा कि उस समय उन्हें समझ आया कि लोकतंत्र की असली ताकत संसद की इमारतों में नहीं, बल्कि उन साधारण नागरिकों में होती है जो सही समय आने पर अपनी चुप्पी को निर्णय में बदल देते हैं। आज जब हम उस समय को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो हमें सिर्फ कठिनाइयों की याद नहीं दिलाता,
बल्कि ये भी सिखाता है कि किसी भी समाज में जागरूकता और भागीदारी कितनी जरूरी होती है। क्योंकि इतिहास बार बार यही दिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, सत्ता के रूप चाहे जैसे भी हो, अंततः देश की दिशा वही तय होती है जो उसके नागरिक तय करते हैं। और शायद यही उस पूरे दौर की सबसे गहरी सीख है कि समय कभी कभी आवाजों को धीमा कर सकता है, लेकिन अगर लोगों के भीतर जागरूकता और उम्मीद जीवित रहे तो वही आवाजें एक दिन फिर से पहले से भी ज्यादा स्पष्ट और मजबूत होकर लौटती है। और तब इतिहास एक नया मोड़ लेता है। यही कारण है कि आपातकाल की कहानी सिर्फ अतीत का अध्याय नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली कहानी भी है कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक निरंतर जिम्मेदारी है जिसे हर पीढ़ी को समझना और संभालना पड़ता है, ताकि आने वाला समय स्वतंत्रता, संवाद और जागरूकता की उस परंपरा को आगे बढ़ा सके जो किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण, रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और गहरी, सच्ची और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है और इस कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जो इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी, भावनात्मक और सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नई कहानी, नया खुलासा या इतिहास का कोई छिपा हुआ सच सामने आए, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले और आप किसी भी महत्वपूर्ण कहानी को मिस न करें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस ऐतिहासिक घटना, किस रहस्य या किस अनसुनी कहानी पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल की हर अगली कहानी आपके सुझावों और आपकी पसंद से ही तय होती है। हो सकता है अगली वीडियो वही कहानी हो जिसे आप सुनना चाहते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। वीडियो को अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इतिहास की सच्ची और गहराई से बताई गई कहानियां पसंद हैं, ताकि हम मिलकर ऐसी कहानियों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां इतिहास का एक और छिपा हुआ सच, एक और अनसुनी दास्तान और एक और सच्चाई आपका इंतजार कर रही होगी।